हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहले की 3-4 जो वीडियोस होंगे बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी, बट कुछ भी यूपीएससी में इरिलेवेंट जैसा नहीं है। वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस थे और बेसिक डिफिनेशंस जो आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पूरा बेसिक से लेकर चल रही हूँ। तो हो सकता है 1-2 वीडियो और ऐसी आए जहाँ बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी, तभी आप एडवांस लेवल तक चीजें समझ पाएंगे। तो चलिए आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का एजेंट क्या होते हैं। अर्थव्यवस्था के एजेंट क्या होते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं एजेंट क्या है। एजेंट मतलब मध्यस्थ, अभिकर्ता, जो बीच का कार्य करता है। ठीक है, दो लोगों के बीच का जो कार्य करता है उसको मध्यस्थ बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात, निर्यात इत्यादि समस्त आर्थिक क्रियाओं जिससे जो संपादित करते हैं, वो अर्थव्यवस्था के क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख एजेंट होते हैं। पहला सरकार, दूसरा फर्म या निजी कंपनी, और तीसरा परिवार। फर्म मतलब जो पार्टनरशिप पे होता है, और निजी कंपनी जो कंपनी होती है वो कंपनी अधिनियम में रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के 3 एजेंट होते हैं, सरकार, फर्म या कंपनी और परिवार। इसमें सबसे प्रमुख जो भूमिका निभाता है वो किसकी होती है, सबसे प्रमुख भूमिका परिवार की, जो कि 55 से 60% अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। तो जो हमारे एजेंट हैं, जब वो वस्तु और सेवा का उत्पादन करेंगे, तो जो कारक, जो फैक्टर वस्तु और सेवा के उत्पादन को प्रभावित करते हैं, उनको अर्थव्यवस्था के कारक कहा जाता है। जैसे आप टमाटर, एक गमला लाइए, आपको टमाटर उगाना है छत पे, ठीक है, बेसिक एग्जांपल आप समझिए। तो उस टमाटर को आप ऐसे ही नहीं वो लग जाएगा, उसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करेंगी, आपकी भूमि होगी, एक मिट्टी होगी, जगह होगी, उस पर आप थोड़ा पैसे लगाएंगे, बीज लाएंगे या पौधा लाएंगे। ठीक है, पूंजी मतलब आपने लगाया, भूमि हो गया, और आपका श्रम। ठीक है, तीसरा आप खुद जो एंटरप्रेन्योर हो। ठीक है, तो 4 प्रमुख कारक होते हैं अर्थव्यवस्था के, फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। पहला LLCE, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी, ये अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख कारक हैं। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस में जो एजेंट होते हैं, अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए जिन 4 कारकों की सहायता ली जाती है वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए, जो वस्तु और सेवा के उत्पादन को प्रभावित करते हैं, कारक वो मतलब जो निर्णय को प्रभावित करता है, ठीक है, वो होते हैं फैक्टर, वो होते हैं कारक। अब कारक लागत भी होता होगा। लागत मतलब होता है खर्च। तो वह खर्च या वह लागत जिस पर किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है। तो हर किसी के लिए खर्च और लाभ की परिभाषा अलग अलग होती है। तो अगर हम देखें, जो भूमि है उसका कारक लागत, उसका खर्च क्या है, किराया, भूमि के लिए किराया चुकाना पड़ता है। पूंजी, उसका ब्याज होता है, कारक लागत। एक श्रमिक है, उसका कारक लागत वेतन होता है। और एक उद्यमी है अगर, तो उसका कारक लागत लाभ होता है। तो उद्यमी को लाभ कमाकर देता है। उद्यम और उद्यमी दोनों अलग चीज होते हैं। एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर दोनों अलग चीज होते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन। ठीक है, तो बिजनेस के लिए लाभ की अलग डेफिनेशन है और बिजनेसमैन के लिए लाभ की अलग डेफिनेशन है, हालांकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, जैसे बिजनेस के लिए लाभ क्या है, उसका खर्च। बिजनेस कहता है कि मुझ पर इन्वेस्ट करो और मैं आपको लाभ कमा के दूंगा, और बिजनेसमैन के लिए उसका प्रॉफिट क्या है, उसकी इनकम। ठीक है, तो अगर आपको कहीं कुल कारक लागत वर्ड दिख जाए या कारक लागत दिख जाए, तो आप समझ जाइए कि वहां 4 चीजें इंक्लूडेड है। तो कुल कारक लागत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल कारक लागत इक्वल टू कुल किराया प्लस कुल ब्याज प्लस कुल वेतन प्लस कुल लाभ। ठीक है, तो हम कारक लागत समझ गए, वह लागत जिस पर वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है। अब बाजार मूल्य क्या होता है, वह मूल्य जिस पर वस्तु और सेवा को बेचा जाता है। ठीक है, जैसे अब हमने एक पानी की बोतल का उत्पादन किया, ठीक है, तो अब हम उसको बेचेंगे, तो हमारा कारक लागत लगा, प्लस गवर्नमेंट जो टैक्स अप्लाई किया, हम वो टैक्स उस वस्तु के माध्यम से इनडायरेक्ट टैक्स आरोपित करके जनता से वसूलेंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपनी जनता को सब्सिडी देना चाहती है तो हम उस सब्सिडी को घटा देंगे। जैसे एग्जांपल की आप समझिए कि एक पानी की बोतल है, उसको बनाने में 7 रुपए का खर्चा आया, फुल फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब गवर्नमेंट कह रही है कि मुझे टैक्स लेना है इस पे, गवर्नमेंट तो प्लस हमने अपना प्रॉफिट उसमें इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, 7 रुपए हमारा फैक्टर कॉस्ट आया, उस पर हमने 3 रुपए अपना प्रॉफिट लगाया। अब गवर्नमेंट कह रही भाई हमें आपकी पर बॉटल जो आप बेचेंगे, याद रखिएगा जो टैक्स होता है वो फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पे नहीं लगता, वो मार्केट प्राइस पे लगता है, बाजार मूल्य में लगता है। अगर आप इस वस्तु, अगर कोई पानी की बोतल जब तक आप नहीं बेचेंगे, आपसे कोई टैक्स वसूल नहीं होगा। आप जब बेचेंगे, टैक्स तब आरोपित हो रहा है, उस वक्त आरोपित हो रहा है। ठीक है, तो जब आप वो बॉटल जब बेच रहे हैं, वस्तु को बेच रहे हैं, तो फैक्टर कॉस्ट आपने अपना प्रॉफिट निकाल लिया, प्लस गवर्नमेंट अगर आपकी टैक्स लगा रही है तो आपने टैक्स को ऐड कर दिया। अगर सरकार चाहती है टैक्स ऐड करने के बाद वो पानी की बोतल की रेट होगी 15 रुपए, सरकार चाहती है नहीं यार 15 रुपए बहुत महंगा है, मैं जनता को सब्सिडी देना चाहता हूँ, इतना तो महंगा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और पानी है बहुत बेसिक सी नीड्स है। तो सरकार कहती है कंपनी को कि पर बॉटल हम आपको सब्सिडी देंगे। वो सब्सिडी कंपनी को नहीं है, वो हमें मिल रही है, गरीब जनता को मिल रही होती है सब्सिडी। ठीक है,
तो वो सब्सिडी जो दे रही होती है तो हम सब्सिडी को क्या करती है, कंपनी सब्सिडी को घटा देती है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप किसी का बाजार मूल्य निकालना चाहेंगे तो बाजार मूल्य इक्वल टू क्या होता है, कारक लागत प्लस कर माइनस सब्सिडी। ठीक है, अच्छा कर क्या होता है, टैक्स। यह वह अनिवार्य अंशदान होता है जो किसी भी देश की जनता सरकार को चुकाती है, और ये सरकार की राजस्व का, हमारी सरकार की राजस्व का सबसे बड़ा आय का साधन है, राजस्व आय का सबसे बड़ा साधन है। और यह भारत टैक्स कर लगाने का जो अधिकार है सरकार को, ये भारत का संविधान उसको देता है। तो टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कैसे, जैसे जो आपके वेतन पे लगता है, किसी व्यक्ति या कंपनी की आय पर, जो वार्षिक आय पर लगता है। ठीक है, अगर व्यक्ति की आय पर है तो आयकर, अगर कंपनी की आय पर है तो निगम कर, जो किसी भी कंपनी की के निवल आय पे लगता है उसको निवल कर बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष कर को आप आरोपित नहीं कर सकते कि आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा है तो आप ये नहीं करोगे कि भाई मेरी इनकम के टैक्स है तो कोई और चुका दे, नहीं, आपका टैक्स है, आपको ही चुकाना पड़ेगा। दूसरा टैक्स होता है अप्रत्यक्ष कर, ये वो टैक्स होता है जो आप आरोपित कर सकते हो। ठीक है, ये वस्तु और सेवा पे लगता है। सबसे अच्छा इसका उदाहरण है जीएसटी। ठीक है, हर एक वस्तु, आपको पता है, आपको लगता है कि जो बड़े लोग हैं वो बस टैक्स पे करते हैं, नहीं, इस भारत की प्रत्येक जनता, हर एक व्यक्ति या हर एक व्यक्ति जो किसी भी वस्तु और सेवा का उपभोग कर रहा है वो उसका टैक्स पे कर रहा है। जी हाँ, अगर आप एक पेन भी खरीदते हैं ना, कुछ भी खरीदते हैं, तो आप उस पर इंक्लूडेड जो टैक्स है, जैसे ही आपने पेन खरीद लिया आपने इसका टैक्स पे कर दिया, उस पर लिखा रहता है कि ये पेन 5 रुपए का है, इस पर 2 रुपए टैक्स लगा दिया हमने जीएसटी। तो अब आप ऐसे थोड़ी ना करोगे कि आप पेन लेने जाओ, बोलोगे नहीं मैं 5 रुपए पेन का दूंगा, तुम्हारा प्राइस दूंगा, मैं टैक्स नहीं पे करूंगा। नहीं, अगर आपको पेन चाहिए तो पूरे 7 रुपए देने होंगे। तो ये होता है, तो टैक्स, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, जो आप किसी भी वस्तु और सेवा का उपभोग करते हैं, तो अभी जो वर्तमान में टैक्स जो है जीएसटी, तो उसको आप चुकाते हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, वो किसी दूसरे पे आरोपित हो जाता है, आरोपित किया जा सकता है, आरोपित होता है। जैसे आप पानी के, जैसे आप एक बॉटल का एग्जांपल लें तो 7 रुपए मैन्युफैक्चरिंग में हमने बॉटल को, हमारा फैक्ट्री कॉस्ट था, 3 रुपए हमारा प्रॉफिट था। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम इस पर टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ने उस पर 5 रुपए का टैक्स लगा दिया। तो अब वो टैक्स कंपनी अपने घर से थोड़ी ना देगी, वो टैक्स जनता से वसूलेगी, उस पर लिख देगी बाकायदे कि बॉटल तो हम 10 रुपए की दे रहे हैं, लेकिन 5 रुपए इस पर जीएसटी लग गया। ठीक है, इतने % जीएसटी लग गया, आपने चीजों पे देखा होगा इतने % जीएसटी। ठीक है, तो वही है कि इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो दूसरों पे आरोपित होता है। ठीक है, और यही रीजन है कि जब हम बाजार मूल्य की गणना करते हैं तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ते हैं। आपने देखा होगा जब हमने बाजार मूल्य निकाला था तो हमने निकाला था कुल कारक लागत प्लस कर माइनस सब्सिडी। तो जो टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आरोपित होता है, इसी वजह से हम बाजार मूल्य की जब गणना करते हैं तो हम इस टैक्स को ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा सब्सिडी वर्ड हमने यूज किया, तो सब्सिडी क्या है, सब्सिडी एक लैटिन वर्ड सब्सिडियम से लिया गया है, ये बहुत इतना इंपॉर्टेंट है ना, बट समझ लीजिए सब्सिडियम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सहायता। इसका हिंदी में मतलब होता है सहायकी या अपदान। तो सब्सिडी वह आर्थिक सहायता होती है जो सरकार किसी लक्षित वर्ग को देती है, जैसे गरीब जनता हो गई, किसान हो गई, विभिन्न वर्ग के लोगों को सब्सिडी मिलती है। जैसे अगर हम देखें कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के रूप में मिलती है, तो महिलाओं को अपना अलग, तो हर वर्ग के, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है लक्षित वर्ग। ठीक है, अच्छा सब्सिडी भी 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष सहायकी, एक अप्रत्यक्ष सहायकी, डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, जब सरकार कैश देती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले सरकार क्या करती थी कि गैस सिलेंडर अगर 1000 का है तो आप 1000 का गैस सिलेंडर लाइए, बाद में सरकार क्या करती थी 200-250 रुपए आपके अकाउंट में भेज देती थी। इससे लीकेज की प्रॉब्लम हुई तो सरकार ने इसको खत्म कर दिया। और जैसे आप स्कॉलरशिप देखिए, आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं, तो ये क्या होता है प्रत्यक्ष सब्सिडी। ठीक है, अप्रत्यक्ष क्या होता है कि जहां पे सरकार क्या करती है कि वस्तु और सेवा को सस्ते दामों में उपलब्ध करा देती है। अब सरकार क्या करती है, देखिए गैस सिलेंडर आपका जो दे रही थी, पहले आपको पूरा पैसे चुकाइए, बाद में हम आपको कैश दे देंगे। अब क्या करती है सरकार कि नहीं, आप जो 1000 का है वो 800 में जाइए, गैस सिलेंडर लेकर आइए, और 200 रुपए जो आपके अकाउंट में भेज रही थी, अब वो इनडायरेक्ट सब्सिडी के रूप में आपको हेल्प कर रही है। मतलब आपको अब पैसे जरूर नहीं दे रही है, लेकिन वो आपको गैस सिलेंडर में जो छूट दे रही है वो आपकी इनडायरेक्ट सब्सिडी, अप्रत्यक्ष सहायकी। या फिर आप स्कॉलरशिप में कह लीजिए कि बहुत सारे पहले क्या होता था स्कूलों में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, अभी क्या होता है जो छोटे बच्चे होते हैं कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनको कैसे सहायता देते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म दे देती है, मिड डे मील मिलता है, किताबें मिलती हैं, बैग मिलता है, शू सॉक्स, तो सारी चीजें। तो ये इनडायरेक्ट सब्सिडी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो बाजार मूल्य में सब्सिडी को क्या करते हैं, हमेशा घटाया जाता है। अच्छा कारक लागत जो होता है, अगर हम कारक लागत निकालें, कोई वस्तु अगर हमने मार्केट में बेच दी और बेचने के बाद हम निकालें कि हमारा कारक लागत क्या था, तो कैसे निकालेंगे, तो जो बाजार मूल्य था उस पर हम सब्सिडी को ऐड कर देंगे और कर को घटा देंगे। तो कारक लागत इक्वल टू बाजार मूल्य प्लस सब्सिडी
माइनस कर, ठीक है। वही जो फॉर्मूला था उसको उलट पलट दिया। तो किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन जिस मूल्य पर होता है वो कारक लागत होता है। तो कारक लागत जो होता है उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। भाई अगर ये पेन मैन्युफैक्चर करने में मुझे 3 की जगह 10 रुपए पड़ रहे हैं, मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो इस पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, वो पड़ रहा है, मेरे को तो पड़ रहा है। एंड जो सरकार का हस्तक्षेप होगा वो मार्केट प्राइस पे होगा, बाजार मूल्य पे होगा। हमेशा याद रखिएगा कि सरकार का हस्तक्षेप कारक लागत पे नहीं होता, बाजार मूल्य पे होता है। अगर हम अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में बात करें कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, कोई अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, समाजवादी है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हम कैसे पता लगाएंगे? आप किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्वेश्चन करिए। अर्थव्यवस्था में जब आप 3 प्रश्न करेंगे और अगर इन 3 प्रश्नों का नियंत्रण, इनका डिसीजन कंपनी या बाजार निर्धारित करती है, तो समझ जाइएगा वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगर इन तीनों प्रश्नों को कंपनी और बाजार दोनों मिलकर निर्धारित करते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। और अगर कंपनी का हस्तक्षेप न्यून हो, अधिक से अधिक बाजार निर्धारित करते हैं इन 3 प्रश्नों को, तो समझ जाइएगा वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो 3 प्रश्न कौन कौन से हैं? तो पहला है कि क्या उत्पादन करना है, यानी कौन सी वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है। दूसरा है कितनी मात्रा में करना है। और उत्पादित, तीसरा प्रश्न है कि उत्पादित वस्तु या सेवा का मूल्य क्या होगा। अगर इन तीनों को निजी कंपनी या बाजार निर्धारित करता है तो आप समझ जाइएगा वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगर इन तीनों का निर्धारण कंपनी और बाजार दोनों मिलकर कर रहे हो तो समझ जाइएगा वो मिश्रित है। और अगर अधिक से अधिक सरकार का हस्तक्षेप है तो समझ जाइएगा वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो वर्ड बाजार की जो शक्ति, जो शब्द है, बाजार की शक्ति का तात्पर्य क्या है? बाजार की शक्ति का अर्थ होता है मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। तो आप देखें कि जो अमेरिका है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूर्व यूएसएसआर है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था था। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत समेत विश्व के कई देश मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। अच्छा, पहली औद्योगिक नीति में भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया, जो 1948 में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा तय किया गया, निर्धारित किया गया था, तैयार किया गया था, जो कि सरदार पटेल जी से प्रेरित था। एक लास्ट में एक ये पीटी 2011 का प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी और खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी क्या है। उससे पहले हम जानते हैं कि आयात और निर्यात क्या होते हैं। एक छोटे परिप्रेक्ष्य में जैसे कि हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था में भी हम समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, बृहद अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हम उस परिप्रेक्ष्य में आयात को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के बाहर से यदि वस्तुओं का आयात यानी मंगवाया जाता है, वस्तु और सेवा को इंपोर्ट किया जाता है तो उसे बोलते हैं आयात। अगर वस्तु और सेवा को बाहर भेजा जाता है, विक्रय किया जाता है, तो वो होता है एक्सपोर्ट, निर्यात, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों प्रतिबंधित हो या लगभग न्यून हो तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब रूस और यूक्रेन का जो युद्ध जो बहुत सीवियर सिचुएशन में था, बहुत गंभीर स्थिति में था, तो आपने देखा होगा कि विश्व के बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे रूस पे, और रूस से आयात और निर्यात लगभग प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट किए जा रहा था, लेकिन जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि कोई दुकान है, वो नहीं चलती, वहां कोई कस्टमर नहीं आता, लेकिन यदा कदा 1-2 कस्टमर आ जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, दुकान बहुत चलती है। नहीं बोलेंगे इसकी दुकान नहीं चलती, भले 1-2 कस्टमर आते हो। तो वही है कि सैंक्शन थे लेकिन थोड़े बहुत आयात और निर्यात हो रहे थे, वो थोड़े बहुत आयात और निर्यात काउंट नहीं होंगे। इतने सैंक्शंस लगे हुए थे कि आयात और निर्यात उससे पूरा प्रतिबंधित था। तो एक समाचार पत्र में एक वर्ड यूज होता था, ऑटार्की। ऑटार्की वर्ड जो है वो बंद अर्थव्यवस्था के लिए यूज किया गया था, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था जहां पर आयात और निर्यात प्रतिबंधित ना हो, जैसे भारत समेत विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाएं। आप देखिए वर्तमान में जो भारत और पाकिस्तान में जो तनाव चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आयात और निर्यात बंद हो गई हैं। तो क्या हम ये कहेंगे कि जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था? नहीं, क्योंकि किसी दुकान में बहुत सारे कस्टमर आते हो, भले आपके सामने वो दुकान हो और आप नहीं जाते हो, आपको लगता हो कि मैं तो नहीं जाता, अब तो कहाँ दुकान इसकी चल रही है। नहीं, आपके जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो बंद अर्थव्यवस्था तभी उसको बोलेंगे जब आयात और निर्यात लगभग बंद हो या न्यून हो, ठीक है। और खुली अर्थव्यवस्था जहां कोई प्रतिबंध ना हो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।